फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इसमें कूलाम का नियम। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी वस्तु को कितनी विधियों के द्वारा हम लोग आवेशित कर सकते हैं, जिसमें हमने सीखा था घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना, चालन द्वारा या फिर प्रेरण द्वारा। 3 मेथड से हमने किसी वस्तु को आवेशित किया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें कूलाम का नियम। तो आज बेटा हमें यहाँ डिस्कस करना है कूलाम का नियम। सही है। हम लोगों ने ये पढ़ा था अगर हमारे पास कोई दो आवेश हैं, या पॉजिटिव हो दोनों, या दोनों कैसे हो बेटा नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव। दो पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, कैसा बल लगता है इनके बीच में? प्रतिकर्षण। और तो नेगेटिव होते हैं तो आकर्षण, तब भी प्रतिकर्षण। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैसा बल लगेगा? आकर्षण। ये हम पहले दिन से पढ़ते हुए आए हैं। सही है। दो का विपरीत आवेश है तो कैसा बल लगेगा? आकर्षण। दो और अगर समान प्रकृति के आवेश तो कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। जैसे ये दो आवेश हैं, एक दूसरे से क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। कितने बल से प्रतिकर्षित होंगे? उस बल का मान कितना होना चाहिए? ठीक। एक दूसरे की तरफ ये दोनों क्या होंगे? कितनी तेजी से, कितने फास्ट, कितने बल से, उस बल का क्या निकालेंगे हम? मान निकालते हैं। जैसे एक बंदा यहां खड़ा है, सही है। एक बंदा को ये है, एक बंदा को ये है, ये बी है, सही है। ये इसको पकड़ के खींच रहा है अपनी तरफ। एक तो ये हो गया, बिल्कुल आराम से पकड़ के खींच रहे। एक ये होता है एकदम पकड़ के खींच रहे। दोनों तरीके से वो कर आकर मतलब अपनी तरफ खींच रहा है पकड़ के, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वो एक तेज खींच रहा है। हाँ, मतलब एक में बल ज्यादा लगाया उसने, एक में बल कम लगाया। तो कूलाम के नियम में हमें बेटा क्या पता चलता है? आकर्षण और जो प्रतिकर्षण जो बल लगता है वो कितना होगा, उस बल का क्या निकालते हैं? मान निकालते हैं, मान। सही है। दो आवेश हैं, प्रतिकर्षित तो हो रहे हैं, लेकिन कितने बल से हो रहे हैं? कितना मतलब उस बल का मान। कैसे निकलता है ये? कूलाम के नियम से। ठीक है। तो कूलाम का जो नियम है ये इन्होंने बेटा कॉपी किया था इस नियम को। किसके नियम से? न्यूटन के नियम से। देखिए न्यूटन का नियम बेटा यहाँ पढ़ना नहीं हमें, लेकिन उसी की तरह है ये। ठीक है। देखिए कैसे इन्होंने बताया था। न्यूटन का नियम समझते हैं इसको। न्यूटन के नियम से। ये न्यूटन का बेटा गुरुत्वाकर्षण का नियम है। सही है। जैसे दो द्रव्यमान होते हैं, द्रव्यमान जैसे ये मार्कर है, इसको नीचे अगर हम छोड़ दें ऐसे ही तो कहाँ गिरेगा? ये नीचे। इसमें कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? यानी द्रव्यमानों में कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और जो कूलाम ने अपना नियम दिया था ये क्या पे आधारित था? आवेशों पर। जैसे द्रव्यमानों में जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसे ही जो आवेशों में बल लगता है उसे क्या कहते हैं? कूलाम। वैद्युत बल। कौन सा बल? वैद्युत बल। अब यहाँ पर एक चीज और समझो बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल केवल एक प्रकार का होता है, वो भी आकर्षण। कौन सा? इस मार्कर को जब हम छोड़ेंगे तो हमेशा नीचे गिरेगा, कभी भी ऊपर भी जा सकता है। तो ये पृथ्वी इसको क्या करेगी? हमेशा अपनी तरफ पकड़ के खींचेगी। मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है हमेशा कैसा होगा? आकर्षण बल होगा बस। लेकिन जो वैद्युत बल होता है जो आवेशों में लगता है, समान प्रकृति के प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकृति के आकर्षण, मतलब ये दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है। तो कूलाम ने बेटा किसके नियम की कॉपी की थी? न्यूटन के नियम की। ठीक है। तो सबसे पहले देखो न्यूटन ने क्या करा था। न्यूटन का नियम काय पे आधारित है? द्रव्यमानों पे। तो बल लगाने के लिए कम से कम कितने द्रव्यमान होने चाहिए हमारे पास? दो द्रव्यमान देते हैं। एक है यहाँ पर m1 और एक है यहाँ पर m2। सही है। और न्यूटन ने इनको कुछ दूरी पर क्या कर दिया था? दोनों को रख दिया था। सेम काम यहाँ कूलाम ने करा। न्यूटन का देखा, आपने द्रव्यमान रखे, हम क्या रखेंगे यहाँ? आवेश रखेंगे। इन्होंने दो आवेश रखे थे, Q1 Q2 और दूसरा आवेश Q2। उन्होंने कुछ दूरी पे रखा, इन्होंने भी कुछ दूरी पे रख दिया। सही। तो पहला बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम है। किसकी तरह? न्यूटन के नियम की तरह। अगला क्या बताया था बेटा? न्यूटन ने ये बताया था दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी F। ये समानुपाती होता है दोनों द्रव्यमानों के
गुणनफल के, इसको समीकरण एक माना था न्यूटन ने। सही है। अब इधर कूलाम ने देखा भाई न्यूटन ने ये लिखा है, हम भी लिखेंगे। न्यूटन ने क्या, फिर कूलाम ने क्या बताया, दो आवेशों के बीच लगने वाला कौन सा बल, वैद्युत बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बोलो बिल्कुल सेम है टू कॉपी, कोई फर्क तो नहीं है, देख लो एक बार। सही। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूटन ने बताया कि दोनों द्रव्यमानों के बीच की जो दूरी है उसके क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। मतलब इसका मतलब क्या है बेटा, ये बटे में है ना, अगर दूरी ज्यादा होगी तो बल कम लगेगा, अगर दूरी कम होगी तो बल ज्यादा लगेगा। जैसे जितने पास होंगे बेटा द्रव्यमान उतने तेजी से बल लगेगा उनके बीच में, दूर होंगे तो बल लगेगा लेकिन दूरी बढ़ जाएगी तो बल का मान कम हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ बताया था बेटा कूलम ने। न्यूटन ने बताया भाई जो लगने वाला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन्होंने बताया फिर भाई बिल्कुल टू कॉपी, इन्होंने बताया भाई लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया समीकरण 2। बिल्कुल सेम था ये, देख लो एक बार, बिल्कुल टू कॉपी है। सही। नेक्स्ट, अब न्यूटन ने क्या करा, दोनों को एक साथ लिख दिया, दोनों को मिला दिया। कैसे मिलाया होगा, F समानुपाती m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। उन्होंने देखा भी न्यूटन ने मिला दिया, हम भी मिला देंगे यहाँ। तो F समानुपाती क्या, Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर। सही है। अब ये सबको बताए कि जब भी समानुपाती आता तो क्या बढ़ाते हैं, नियतांक बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाते हैं। अच्छा, तो न्यूटन ने नियतांक बढ़ा दिया था अपना, F समानुपाती की जगह बराबर लग गया और क्या बढ़ गया, एक नियतांक बढ़ गया जी, m2 बटे में r स्क्वायर। ये आ गया किसका फॉर्मूला निकल के, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का फॉर्मूला। सही है। इससे हम बल निकाल सकते हैं कितना बल लगेगा। कूलम ने भी करा भाई, लोग कूलम थोड़ा चालाक निकले, इन्होंने क्या करा, अपने नाम का कूलम का c बढ़ा दिया। लो हम c बढ़ाएंगे, Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर। नहीं यही बात समझ में आ गई, ठीक। टू कॉपी है बिल्कुल हूबहू, देख लो एक बार, अंतर तो नहीं कुछ नहीं। अब समझो बेटा, यहाँ तक तो कूलम ने बिल्कुल न्यूटन के नियम की टू कॉपी कर डाली, कोई फर्क नहीं था, बिल्कुल सही चल रहा था, मजे में थे कूलम, इनका सहारा लेके अपना नियम बनाने में लग गया, ये बिल्कुल सबको सही था। लेकिन न्यूटन ने ये देखा जब हम बेटा द्रव्यमानों को हवा में रखते हैं तब उन्होंने बल ज्ञात किया। किसने, न्यूटन ने। जब दोनों द्रव्यमानों को काय में रखा, हवा में, वायु में रखा, तब बल का मान ज्ञात करा। दोनों द्रव्यमानों को काय में रखा, पानी में रखा, तब बल का मान निकाला। दोनों द्रव्यमानों को काय में रखा, मोम में रखा, तब निकाला। दोनों द्रव्यमानों को धातुओं में रखा, तब निकाला। हर जगह बल का मान सेम आया, सेम समान था। मतलब हवा में जितना हवा में उतना ही पानी में, मतलब अगर गुरुत्वाकर्षण की हम बात करें, द्रव्यमानों को हम कहीं पर भी रख दो बल का मान में चेंज नहीं आएगा। सही है, ठीक। कूलम यहां पर फंस गया बेटा। कूलम कहां फंस गया पता है, इन्होंने द्रव्यमानों को हवा में रखा, बल का मान कुछ और आया। इन्होंने दोनों द्रव्यमानों को उठा के पानी में रखा, बल का मान कुछ और आया। दोनों द्रव्यमानों को उठा के मोम में रखा, बल का मान कुछ और आया। मतलब जैसे जैसे इन्होंने आवेशों के चारों तरफ का माध्यम बदला, समझ लो बल का मान वैसे वैसे बदल गया। नहीं यही बात समझ आ गई। तो फंस गए ना ये, नहीं फंसे, फंस गए, ठीक। अब ये सोच में पड़ गए भी क्या किया जाए, क्योंकि अब इतने फार्मूले थोड़ी बनाओगे, हवा के लिए अलग बनाओ, पानी के लिए अलग बनाओ, धातु के लिए अलग बनाओ, मोम के लिए अलग बनाओ, ऐसे थोड़ी चलता है। एक फार्मूला ऐसा होना चाहिए जो हम सभी पर अप्लाई कर सकें, ठीक। तो यहां पर आके बेटा ये फुल स्टॉप लगा दिए। लेकिन क्या ये फार्मूला सही है अभी? नहीं है सही, ठीक। तो न्यूटन के नियम की बेटा यहां तक तो बिल्कुल टू कॉपी इन्होंने कर डाली। न्यूटन का नियम तो यहां तक सही था, दोनों द्रव्यमानों को कहीं भी रखो तो बल का मान में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे आपने माध्यम बदला, माध्यम समझ गया, माध्यम का मतलब होता है जो भी चारों तरफ है। जैसे हम किस कमरे में बैठे हैं, इस कमरे में हमारे चारों तरफ क्या है,
वायु है। तो हमारे चारों ओर का माध्यम क्या हो गया? वायु हो गई। जैसे हम किसी स्विमिंग पूल में उतर जाएं तो हमारे चारों तरफ का पानी भी पानी हो जाएगा, है ना। ऐसे बेटा यहाँ आवेशों के केस में था। तो जैसे जैसे आवेशों के चारों तरफ का माध्यम बदला, क्या बदल गया? बल बदल गया। अब बेटा यहाँ पर एक तरीका तो ये था इनके पास, कूलॉम के पास, के एक फार्मूला बना दें वायु के लिए, एक बना दें काय के लिए? पानी के लिए, एक धातुओं के लिए। ऐसे कितने फार्मूले बनाते फिरोगे बताओ, है ना। एक फार्मूला ऐसा होना चाहिए जो सभी माध्यमों पर क्या हो जाए? लागू हो जाए। मतलब एक ही फार्मूला हो हमारे पास, वही फार्मूला हम हवा के लिए लगा दें, वही फार्मूला हम पानी के लिए लगा दें, वही फार्मूला हम किसी की भी लगा दें, ठीक है। तो ये बेटा कूलॉम के लिए क्या थी? एक चुनौती थी ये, ठीक है। तो देखो कैसे बेटा उन्होंने उसको सही किया था। तो ये आपको लिखना नहीं है, ये केवल किसके लिए था? जैसे इन्होंने इसकी कॉपी की थी उसके लिए था, ठीक है। ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा चुका है गुरुत्वाकर्षण बल में, ठीक है। तो इसी के आगे बेटा हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसमें। तो काफी बेटा इन्होंने रिसर्च करने के बाद में और यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाला, ये जो सी है इसकी जगह पर नियतांक इन्होंने क्या माना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस पूरे का जो बेटा मान होता है ये होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे में कूलॉम स्क्वायर। सही है। ये किसने माना था? बाद में ये एकदम नहीं आया था, रिसर्च कर ली जब उन्होंने देखा कि हम फंस गए हैं, तब ये जाके एक्सपेरिमेंट किए, तब ये निकल के आया, ठीक। जिसमें ये जो आपको ये दिख रहा है ना बेटा, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन को बेटा हम लोग कहते हैं वायु या वायु या किसकी? निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर केवल बेटा हम एप्सिलॉन की बात करें, जिसको हमने क्या बोला है? वायु निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 और ये होता है कूलॉम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सही है। ये कुछ दिमाग में आ गई। अब इन्होंने क्या करा, इस फॉर्मूले की अगर हम समीकरण 3 मान लो, यहाँ सी की जगह पे क्या रख देंगे हम? ये रख देंगे। F बराबर क्या आ जाएगा? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या हो जाएगा? Q2 बटे में R स्क्वायर। तो हमारा ये फॉर्मूला ये निकल के आया। लेकिन ये फॉर्मूले में ये फॉर्मूला ये बताओ बेटा, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु निर्वात की वैद्युतशीलता। अच्छा ये समझते हो वायु क्या? वायु तो पता होगी, निर्वात क्या होता है? निर्वात एक बेटा ऐसा स्थान होता है जहां पर कोई भी माध्यम नहीं होता, ना वहां पर हवा हो, ना पानी हो, कुछ भी ना हो, ऐसी जगह को क्या बोलते हैं? निर्वात। क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ये जो फॉर्मूला है जो वायु, ये केवल हवा के लिए है। अगर आवेश हमारे कहाँ लगे होंगे? वायु में या फिर निर्वात में। क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या है? एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला आप कब लगाओगे? केवल हवा के लिए या फिर आवेश कहाँ रखे हो? निर्वात में। लेकिन हमें फार्मूला कैसा चाहिए? एक ऐसा फार्मूला चाहिए जो हवा के लिए, पानी के लिए, मोम के लिए, सभी के लिए अप्लाई हो, ठीक। तो उसके लिए बेटा क्या करना है? ये बात आगे समझ में थी? दिक्कत तो नहीं कोई? ठीक। तो देखो बेटा कैसे हम निकालेंगे, एक ऐसा फार्मूला निकालेंगे जो कि हमारा सभी माध्यमों में क्या हो जाए? अप्लाई हो जाए, ठीक है। ये है देखो हमारे पास, ये हमने बेटा दो आवेश लिए Q1 और ये Q2, ठीक। और इनके बीच की दूरी क्या है? R। सही है। आप बता सकते हो इस समय इनके चारों ओर का जो माध्यम है वो क्या है? वायु, ठीक। तो यहाँ पर जो बल का फार्मूला होगा क्या होगा बताओगे? F बराबर ए क्यों मान रहे हैं बेटा? ए से एयर, मतलब बल लगा रहे हैं किसमें? हवा में। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ये। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2 बटे में R स्क्वायर। समीकरण इसको समीकरण मान लो 5। सही है, ठीक। अब हमारे पास इन्हीं दो आवेशों को हम किसी माध्यम में रख देते हैं। ये हमारा Q1 Q2 और ये हमारा Q2 सही है। ये बीच की दूरी आ रही है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया? कोई माध्यम ले लिया।
माध्यम कुछ भी हो सकता है, पानी है, मोम है, कुछ भी हो सकता है माध्यम, ठीक है। तो इस बार फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? एफ एम, माध्यम को m मान दिया, हाँ माध्यम को मीडियम बोलते हैं, तो एम लिख दिया, 4 पाई एप्सिलॉन। इस बार एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट है बेटा, वो किसके लिए है? वायु या निर्वात के लिए। तो ये माध्यम है तो केवल हम क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में R²। ये होगी अपनी समीकरण 6 होगी, सही है। अब यहां पर एक चीज बताओ, अब हम क्या करेंगे, यहां पर समीकरण 5 को और 6 को डिवाइड कर देंगे किससे? समीकरण 6 से। देखो बेटा एक ही ध्यान रखना, जब भी हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 4 को आप 6 से डिवाइड कर दो तो कुछ नंबर मिलेगा, सही है। 1 को कर दो 9 से तो कुछ ना कुछ संख्या मिलेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आप किसी की डिवाइड किसी से करोगे तो क्या मिलेगी आपको? एक संख्या मिलेगी, हमेशा नहीं मिलेगी। जैसे 3 की डिवाइड आपने 2 से कर दिया तो कुछ एक नंबर मिलेगा। ऐसे बेटा हम जब इसको भाग इससे करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? कुछ ना कुछ मिलेगा बेटा। जो हमें मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक। और कैसे लिखते हैं बेटा इसको? कैसे लिखते हैं? नहीं यही बात समझ में, कैसे लिखते हैं। तो कैसे डिवाइड करोगे बोलो? एफ समीकरण 5 का ये है और बटे में एफ एन। यह एफ का मान रख दो, कितना है एफ का मान? ये मान अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे में R²। यहाँ पे इसका मान रखते हैं एफ एम का कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में। तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा। तो यह क्या बचेगा? K बराबर ये एप्सिलॉन जाएगा सबसे ऊपर, एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यहां से अगर हम बेटा परिभाषित करना चाहें किसको? परावैद्युतांक K को, तो क्या बनेगी परिभाषा? ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? माध्यम की वैद्युशीलता। किसकी वैद्युशीलता? ये माध्यम की। और नीचे क्या है? वायु और निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक। किसका? माध्यम का परावैद्युतांक। बात आगे समझ में? तो K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है? वायु और निर्वात की वैद्युशीलता। इसका मान फिक्स रहता है, ठीक। तो परावैद्युतांक की क्या परिभाषा होती है? माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता के काय को अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक। लेकिन हमें फार्मूला बनाना है कभी, कैसा फार्मूला? जो सब में अप्लाई, जो हर माध्यम पर अप्लाई हो। तो क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके बटे में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, सही है। अब हम क्या करेंगे बेटा? समीकरण 6 से, समीकरण 6 से, समीकरण 6 हमारी है। तो यहाँ पर f चाहे m हटा दो तो केवल क्या हो जाएगा? ये f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन दिख रही है, यह एप्सिलॉन का मान हमने निकाला है, एप्सिलॉन नॉट k। तो ये पहले एप्सिलॉन लिख दो और फिर k लिख दो, और ये क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटे में R²। तो ये बेटा एक ऐसा फार्मूला है जो आप किसी भी माध्यम के लिए क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। इसमें और इसमें अंतर बताओ पहले क्या है? इसमें K नहीं है, इसमें K नहीं है। अब यहाँ पर बेटा देखो बिल्कुल 2 कॉपी है, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाओगे आप? वायु के लिए। यहाँ पर जो बेटा K है ना, जैसे जैसे माध्यम बदलेगा वहां K का मान बदल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ध्यान रखना बेटा, ये जो K है ना, K इसकी बेटा जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी होगी हमेशा, और या 1 के बराबर हो सकती है, ठीक। 3 माध्यमों के लिए आपको याद रखना है। सबसे पहला, अगर बेटा हम लोग बात करें किसकी? वायु या निर्वात की। किसकी बात करें? वायु या निर्वात की। तो बेटा K का मान होता है उसका 1, उसका परावैद्युतांक कितना होता है? 1 होता है। दूसरी अगर बात करें हम जल के लिए, किसके लिए? जल के लिए। जल के लिए बेटा जो K का मान होता है वो होता है 80 या फिर 81, सही है। इनका आपको पता होना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट, अगर कोई मेटल है, मेटल बोलो धातु है, कोई धातु है बेटा, उसके लिए K का मान होता है अनंत। आगे बात समझ में? अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, अगर 2 आवेश हमारे हवा में रखे होंगे तो इसमें बेटा ये चीज हमारी कांस्टेंट हो गई, इसका मान हमें पता है 9 × 10⁻9 होता है। Q1 Q आवेश में पता होंगे, कितनी दूरी पर रखे ये भी पता होगा। लेकिन बेटा K क्या होगा? ये माध्यम के अकॉर्डिंग बदलेगा। कैसे? जैसे हवा में रखे हैं तो K का मान कितना ले लोगे? 1 ले लोगे।
पानी में रखें तो 80 से 80 या फिर 81 ले लोगे। और धातु है तो धातु समझते हो, चांदी है, सोना है, पीतल है, जितने भी होते हैं ये सब धातु होते हैं, उसके लिए कितना होता है? अनंत होता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर अगर सोचो यहाँ पर दो आवेश हमारे वायु में रखे हो तो के का मान 1। अगर 1 की गुणा इस पूरे से कराओगे तो के खत्म हो जाएगा यहाँ से। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब वायु के लिए। सही है। तो ये फॉर्मूला बेटा एक ऐसा फॉर्मूला है जो सभी माध्यमों पर क्या हो सकता है? अप्लाई हो सकता है। आगे बात समझ में कि नहीं है ये बताओ? दिक्कत तो नहीं हो गई? पूरे देख लो, इसमें कोई समस्या हो कहीं पर भी। होता क्या है बेटा, देखिए अक्सर ना टीचर लोग पता है क्या क्या कराते हैं, बस यहीं पर इसको खत्म कर देते हैं और यहीं पर इसको क्या बढ़ा देते हैं, ये 1/4πε0 और नियम बेटा कूलाम का वो खत्म कर देते हैं। देखो बिल्कुल वही पहुंच गए हम, लेकिन बेटा पहुंच तो गए हम, लेकिन ये जो प्रोसेस है जिसमें हमें परावैद्युता के बारे में पता चला, समझ में आ गई बात? ये प्रोसेस का भी पता होना चाहिए ना हमें। तो डायरेक्ट पहुंचने से बेहतर क्या है, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए ना कि कैसे निकल के आई चीजें। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब बेटा यहाँ पर एक एक नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यूज में बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसकी मात्रक का। मात्रक पेपर में आता है, ये एक नंबर के एमसीक्यूज में पूछा जाता है इसका एप्सिलॉन का। ठीक, देखो एप्सिलॉन नॉट ये होती है वायु या निर्वात की वैद्युशीलता, और एप्सिलॉन क्या होती है? माध्यम की वैद्युशीलता। वैद्युशीलता किसी की भी हो, मात्रक दोनों का समान होगा। नहीं बस दोनों का मात्रक समान होगा। चाहे वैद्युशीलता किसकी हो, वायु या निर्वात की हो, चाहे वैद्युशीलता किसकी हो, माध्यम की हो, दोनों का मात्रक समान होगा। जो कि क्या होता है? कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। इसको निकालना भी बता दूंगा मैं कैसे निकल के आता है। अक्सर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है मात्रक लिखने में, पेपर में जब आता है तो थोड़ा इधर के इधर कर देते हैं वो, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक, दूसरा बेटा यहाँ पर ये आता है क्वेश्चन, ये के मान को लेके। ठीक, आप मुझे बताना जरा, बताओ इनमें से कौन सा के का मान जो है संभव है? पहला ऑप्शन है आपका 0.4, दूसरा ऑप्शन है 4/3, तीसरा ऑप्शन है -1 और लास्ट ऑप्शन है आपका 0। 4/3। इसमें से कौन सा ऑप्शन है के मान के लिए? इसमें से कौन सा के का मान हो सकता है ये बताना है आपको बस। बाकी 3 गलत हैं। 0.4 के मान की बेटा ये खासियत होती है, के जो होता है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी या 1 के बराबर हो सकती है ना? अगर 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है तभी के का मान पॉसिबल है, उसके अलावा कोई अगर मान है तो पॉसिबल नहीं है। तो 0.4 1 से छोटा है, नहीं हो सकता ये। 4/3 भाग करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, हो सकता है के का मान। माइनस में तो होने से रहा और 0 हो ही नहीं सकता कभी भी। नहीं आई बात समझ में? ठीक, अब इसमें एक चीज और, चांदी के लिए परावैद्युता कितना होगा? चांदी के लिए परावैद्युता कितना? चांदी हमारी धातु होती है और धातुओं के लिए क्या होता है? अनंत होता है। आगे बात समझ में? तो ये था हमारा किसका नियम? कूलाम का नियम। देख लेते हैं पर कैसे निकाला जाता है। अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो डायरेक्ट याद रखना, लेकिन निकालना भी आना चाहिए। देखिए कैसे निकलता है, तो उसी के आगे हम पढ़ेंगे। इसमें क्या एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन का क्या मात्रक व विमा, क्योंकि विमा भी पूछ ली जाती है पेपर में। ये क्या है? वायु निर्वात की वैद्युतशीलता, ये माध्यम की वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता किसी की भी हो, मात्रक सेम रहता है। देखो कैसे निकालते हैं मात्रक। ये फार्मूला पढ़ लिया हमने 1/4πε0। ठीक, और यहाँ क्या आया था? के, और इधर Q1 Q2 R² बटे में R²। मात्रा किसका निकालना है बताओ? एप्सिलॉन नॉट का। तो इसके बटे में करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे होगी तो ये क्या हो जाएगा? इसकी इससे हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? F गुणा 4πε0 के और ये R² इक्वल टू Q1 Q2, है ना? तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को यही छोड़ेंगे, बाकी सारी चीज कहाँ जाएंगी? इसके बटे में। तो गुणा में है ना, सारे बटे में जाएंगे। ये यहाँ के बटे में आएगा F 4π और ये के R², है ना? और एप्सिलॉन नॉट भी तो है 4π, नहीं ये के भी तो है, के R²। सही, इसका मात्रक बनाते हैं। ये क्यू क्या है? Q1 आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम।
क्या मात्रक है? कूलम। कूलम। गुणा लगी हुई इसमें गुणा लगा दो। Q2 क्या है? कूलम। आवेश। आवेश। इसका मात्रक भी क्या होगा? कूलम। कूलम। C32 से लिख देता हूँ। F क्या है? बल। बल। बल का मात्रक न्यूटन। न्यूटन। ठीक है, गुणा लगा दिया। देखो 4 एक नंबर है, इसका ना कोई विमा होगी ना ही कोई मात्रक होगा। 4 तो नंबर है ना एक। अच्छा पाई भी एक मतलब कांस्टेंट होता है। पाई क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसका मान होता है 1.34 या 22/7, तो इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा। अब रह गया बेटा इसमें के, इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा। आप देखो ये के बराबर क्या है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऊपर भी वैद्यशीलता नीचे भी वैद्यशीलता, जो मात्रक ऊपर लगाओगे वही मात्रक नीचे लगाओगे तो मात्रक से मात्रक कट जाएगा। तो के क्या होगा? एक केवल एक नंबर होगा, जैसे ये लिखे हैं। मात्रक इसका कोई नहीं होगा, यानी के भी हमारा क्या होगा? मात्रकहीन। ना इसकी कोई विमा होगी ना ही कोई इसका मात्रक होगा। तो हम किसका मात्रक लगाएंगे अब इसमें? आर। आर क्या थी? दोनों के बीच की दूरी। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और ये स्क्वायर। 2 बार है तो स्क्वायर लगा दिया। सही है। अब इसको ऐसे लिख दो, कूलम स्क्वायर और बटे में न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। नहीं यही समझ में निकालना आ गया। अगर भूल जाओ तो ऐसे निकाल सकते हैं। कूलम को नहीं निकाल रहे, ये भी भूल जाओ। अगला है इसमें विमा। विमा देखो कैसे निकालेंगे। ये मात्रक से विमा बन जाती है। ये सी क्या है? कूलम। मतलब ये आवेश है। आवेश की विमा क्या होती है? 80। क्या होती है विमा? 80। स्क्वायर लगा दिया। एन क्या है? न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। बल की विमा क्या होती है? ml t-2। और m क्या है? मीटर। लंबाई। लंबाई की विमा क्या होती है? l स्क्वायर। सही है। तो इसको थोड़ा सही कर देते हैं। a स्क्वायर t स्क्वायर और बटे में n, यहाँ जोड़ देते हैं। दो l और एक 3l हो गई है और t-2। सबको ऊपर ले जाओ। देखो ब्रैकेट में सबसे पहले m लिख दो। m ये नीचे से जाएगा ऊपर तो पावर 1 हो जाएगी इसकी। ठीक है। फिर l लिखते हैं यहाँ, तो ये l 3 हो जाएगा ये, और t 4 हो जाएगा, और a स्क्वायर। तो ये किसकी विमा हो गई? एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट की। और यही बेटा मात्रक है एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन नॉट का। तो ऐसे विमा और मात्रक एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपको निकालना भी आना चाहिए। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता 1.77 गुणा 10⁻⁻10 कूलम बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है। इसका परावैद्युतांक ज्ञात करो। क्या निकालना है बेटा इसमें? परावैद्युतांक निकालना है। ठीक है, तो लगाएं क्वेश्चन। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता दी है, काय का मान है? वैद्युतशीलता काय का मान है? वैद्युतशीलता एप्सिलॉन के एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन का मान है कितना है? 1.77 गुणा 10⁻⁻10 और कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। सही है। क्या निकालना है हमको? इसका परावैद्युतांक काय का मान? के का मान। अभी हमने पढ़ा क्या? के बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अभी कूलम के नहीं पढ़े थे तो उसमें आया था ये फॉर्मूला। तो यहाँ से के का मान निकालना है। बोलो एप्सिलॉन का मान कितना दे रखा है? 1.77 गुणा 10⁻⁻10। एप्सिलॉन नॉट का मान ये पता होता है हमें, कितना होता है ये? 8.85 गुणा 10⁻⁻12। सही है। इसको सॉल्व करना है तो पॉइंट से पॉइंट्स को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 1.77 और 885 ऊपर जाएगा ये तो 10, और ये पावर ऊपर जाके इसी में जुड़ जाएगी ये प्लस का 12। तो ये कितनी हो गई? यहाँ कितना बचेगी? 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब 100 है। 100 से गुणा कर देते हैं, इतना आ जाएगा ये। तो 800, ये सब पूरा कट जाएगा ये। 885 दूनी 1770, यानी कितना आ जाएगा ये? 2 गुणा 10 कितना आ गया ये? 20। और के का कोई मात्रक नहीं है तो इसका परावैद्युतांक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ है क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, किसी माध्यम का परावैद्युतांक, इसी में चेंज कर देते हैं। किसी माध्यम का परावैद्युतांक
किसी माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? 40 है। कितना है परावैद्युतांक? 40। इसकी क्या निकालनी है हमको? वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो इस बार क्या निकालोगे? क्वेश्चन को पढ़ो, बताओ जल्दी जरा। इस बार क्या निकालेंगे? के का मान लिख रहे हैं। के का मान निकलो। किसी माध्यम का परावैद्युतांक हमने दे रखा है, क्या का मान दिया है? कितना है? 40। सही है। इसकी वैद्युतशीलता निकालनी है। एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट कभी नहीं निकल पाएगा वो, क्योंकि उसका मान तो फिक्स है। एप्सिलॉन निकालना। तो क्या निकालना है हमको इसमें? एप्सिलॉन। क्या होता है फॉर्मूला? के बराबर एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन का मान निकालना है, क्रॉस गुणा कर दो इसकी। एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। के का मान बोलो। के का मान 40। इसका मान तो पता होता है हमें कितना? 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। इसको गुणा कर दो तो 0 का 0 हो जाएगा। ये 8 पंजे 40 नहीं, 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 अट्ठे 32, 2 34, हासिल लगे 3, 32 और 3 35। 2 के बाद पॉइंट यहाँ लग गया, 10 की पावर -12। लेकिन बेटा पॉइंट से पहले हमेशा एक अंक रखना होता है, तो इस पॉइंट को कहाँ लाना पड़ेगा हमें? यहाँ पर। तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा? ये 54 गुणा 10 की पावर माइनस, अब 2 अंक इधर पूछ क्या है वो, तो यहाँ जोड़ देंगे तो कितना बचेगा? ये 10 बचेगा। तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन, जिसका मात्रक होता है कूलाम इनटू न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है। 2 बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश प्लस 4 माइक्रोकूलाम व -2 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से एक मीटर की, 1 सेंटीमीटर करो, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल तथा बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, कर लेंगे। तो किस पे आधारित है ये? किस नियम पर? कूलम के नियम पर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 2 आवेश हैं। कितने कितने आवेश हैं? एक है बेटा प्लस 4 माइक्रोकूलम और दूसरा -2 माइक्रोकूलम। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, तो बताना है इनके बीच में कितना बल लगेगा। और दूसरी बात बेटा ये बताना उस बल की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति बोले तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा? बताओ जरा यहाँ देख के, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? आकर्षण, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक, तो प्रकृति तो हमें पता चल गई आवेश देख के, है ना। लेकिन मान कैसे निकालोगे? किस नियम से? कूलम के नियम से। क्या होता है बेटा कूलम के नियम? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो जब तक आपसे बोला ना जाए कि आवेश कहाँ रखे हैं, जब तक आपको क्या मानना है? वायु मानना है। सही है। जब तक आपसे बोला ना जाए कि आवेश इस माध्यम में रखे हैं, उसमें रखे हैं, जब तक क्या मानना है उसको? जैसे इस क्वेश्चन में हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वायु में रखे हैं या पानी में रखे हैं, कहाँ रखे हैं। अगर कोई माध्यम का जिक्र नहीं है तो समझ जाओ कहाँ रखे हैं आवेश? हवा में रखे हुए हैं। ठीक है, बात आगे समझ में? तो हवा में रखे होते तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तक लगा सकते हैं। चाहो तो के लगा दो, के का मान फिर 1 लगोगे तो कुल मिला के ही पहुंच जाओगे। तो Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसका मान कितना होता है?
इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। और Q1 का मान है, देखो यहाँ प्लस माइनस नहीं लगेंगे। बल एक सदिश राशि मैंने पहले बताया था, सदिश राशियों में जो प्लस माइनस होते हैं वो केवल दिशा बताने में यूज होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, आकर्षण बल लगेगा ना। ये कौन बता रहा है, ये प्लस माइनस से बताएंगे कि आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा। जब आप बल का मान निकालोगे तो प्लस माइनस नहीं लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ बोलो Q का मान कितना है, Q1 4 माइक्रो कूलम। और 4 माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस 6। फिर गुणा लगाओगे और Q1 कितना है, Q2 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 बटे में दूरी है 1, तो 1 का क्या स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसकी से गुणा कर देते हैं। 9 चौक 36 दूनी 72, ये 72 आ गया। 9 चौक 36, 36 दूनी 72। अब इनकी घात को मैनेज कर देते हैं। यहाँ पावर कितनी है 9, यहाँ पावर कितनी है, ये 6 6 12 है ना। ये कितनी बचेगी, माइनस की 3 बचेगी। तो 72 बटे में ले आओ इसको, यहाँ ले आए बटे में, है ना। तो इसको भाग करोगे कितना आएगा, ये 0.072। और ये बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो इतना बेटा दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, बल लग रहा होगा, ठीक है।